नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपका हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने श्वसन तंत्र क्यों होता है, ये किस लिए आवश्यक है और श्वसन तंत्र की आंतरिक संरचना के विषय में हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। आज हम इसके आगे बात करेंगे कि आगे श्वसन तंत्र है वो कितने प्रकार का होता है और जो ब्रीथिंग होता है वो किस प्रकार से होती है, यानी कि जो सांस लेने की और सांस बाहर छोड़ने की जो क्रिया होती है, ये क्रिया किस प्रकार से होती है, इन सभी के विषय में आज इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। यह वीडियो 10th क्लास, 12th क्लास, रीट, नीट और जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। हमने पिछले वीडियो तक बात कर ली थी कि जो फेफड़े होते हैं उसमें चारों ओर जो आवरण होता है वो किस प्रकार से होता है, कौन कौन से इसमें अंग पाए जाते हैं। ये मान लीजिए फेफड़े होते हैं, इनमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें क्या होते हैं, जो दायां फेफड़ा होता है ये क्या होता है, 3 भागों में बटा होता है, जबकि बायां फेफड़ा सिर्फ 2 भागों में बटा होता है। ये दायां फेफड़ा है और ये हो गया बायां फेफड़ा। तो दायां फेफड़ा क्या होता है, 3 भागों में बटा होता है, जो बायां फेफड़ा होता है ये 2 भागों में बटा होता है। और इसकी चारों ये आवरण होता है, इसकी हमने बात की थी, ये क्या होता है, विसरल प्लूरा कहलाता है। जबकि चारों ओर जो उसका आवरण होता है थोरेसिक कैविटी का, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पैराइटल प्लूरा। और यहाँ पे मध्य में क्या होता है, हार्ट उपस्थित होता है। लास्ट में हमने ये बात की थी। इसके बाद में आज हम आगे देखते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कितने प्रकार का होता है। श्वसन तंत्र को हम क्या करते हैं, पढ़ने के लिए सामान्यतः हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो वो हो जाएगा जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का वहन करने वाले, यानी कि कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट या O2 का वहन करने वाले भाग। हम चाहें तो पढ़ने के लिए इसी 2 भागों में बांटते हैं, लेकिन वैसे क्या होता है, नॉर्मली बुकों में आपको ये डिवाइडेशन नहीं मिलेगा। और दूसरा जो होता है ये हो जाएगा ब्लड को, यानी कि रुधिर को ऑक्सीजन देने वाले भाग, या फिर हम यह कह सकते हैं कि एक्सचेंजिंग पार्ट। एक्सचेंज पार्ट इसे हम कहते हैं ब्लड, यानी कि रुधिर को ऑक्सीजन देने वाले, रुधिर को ऑक्सीजन देने वाले भाग। ये वो होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का वहन करते हैं। ये क्या करते हैं, अपने अंदर ऑक्सीजन को लेकर के कहां तक पहुंचाते हैं, जो रुधिर को ऑक्सीजन देने वाले भाग होते हैं वहां तक। और ये फिर सीधा ही ब्लड से संपर्क होता है इनका, ये ब्लड को रुधिर प्रदान कर देते हैं। तो इसमें कौन कौन से अंग आते हैं, जैसे इसमें बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, वायु नासा द्वार के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इसके बाद में नासा गुहा के अंदर वायु आती है, तो ये भी क्या होता है, एक O2 यानी कि ऑक्सीजन का वहन करने वाला भाग होता है। इसके बाद में बात करें तो फेरिंग्स हो जाएगा, यानी कि गर्शनी। और इसके बाद में जो होता है, जो कंठ होता है, यानी कि लैरिंग्स होता है, या फिर हम इसे कहते हैं वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं। लैरिंग्स के बाद में आ जाएगा श्वास नली, और श्वास नली के बाद में नेक्स्ट जो है वो फिर प्राथमिक श्वसनी,
और फिर द्वितीयक श्वसनी, और फिर आ जाएगा तृतीयक श्वसनी, और तृतीय के बाद में जो नेक्स्ट होगा वो हो जाएगा प्रारंभिक या इनिशियल ब्रोंक्यूल्स या श्वसनिकाएं, प्रारंभिक श्वसनिकाएं, और अंत में जो इसका भाग हो जाएगा वो हो जाएगा अंतस्थ श्वसनिकाएं। अंतस्थ श्वसनिकाएं यानी कि ये जो पार्ट होते हैं नासाद्वार, नासागुहा, कर्षणी, लैरिंक्स, श्वास नली, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, प्रारंभिक श्वसनिकाएं और अंतस्थ श्वसनिकाएं, ये सभी भाग आते हैं कंडक्टिंग पार्ट, यानी कि ये ऑक्सीजन को वहन करके एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेकर के यहां पहुंचाते हैं एल्वियोलर डक्ट तक, यानी कि वायु कूपिका वाहिनी तक पहुंचाते हैं, वायु कूपिका वाहिनी। और वायु कूपिका वाहिनी और दूसरा होता है एल्वियोलाई, या इसे वायु कूपिका भी कह सकते हैं हम। ये क्या होती है, सीधा ब्लड से संपर्क होता है, इनका ब्लड वेसल से संपर्क होता है, तो ये यहां से क्या होती है, ब्लड इन दोनों में आता है, ये भी सीधा रुधिर से संपर्क होने के कारण ये क्या करती है, ऑक्सीजन को क्या करती है, ब्लड में पहुंचाने का कार्य करती है। इसी कारण इन्हें में एक्सचेंज पार्ट भी कहते हैं। तो वायु का वहन करने वाले भाग तो ये हो जाते हैं, और एक्सचेंज जो करने वाले हैं यानी कि रुधिर को जो ऑक्सीजन सीधे संपर्क के द्वारा देने वाले हैं वो एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई हो जाएगी। ये हम नॉर्मली जो पढ़ने के लिए क्या करते हैं, इन्हें दो भागों में बांट देते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा कंडक्टिंग पार्ट नहीं है, तो इसमें एक नाम इनमें से दे देगा तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन सा है वो ऑक्सीजन का वहन करने वाला भाग नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं कि रेस्पायरेशन जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, तो इनको एक चित्र के द्वारा हम समझते हैं। वैसे तो सामान्यतः एक बार मैं प्रकार बता देता हूं कितने प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा ब्रीथिंग, ब्रीथिंग जिसके अंदर दो प्रोसेस आती है, एक तो इनहेलेशन आता है और दूसरा आता है एक्सहेलेशन। आज इनके बारे में हम देख लें। देखो ब्रीथिंग को हम क्या कहते हैं, सांस लेना कह सकते हैं, क्योंकि वायु जो होती है वो अंदर लेना और वायु को क्या करते हैं, बाहर छोड़ना। सांस लेने की क्रिया क्या कहलाती है, ब्रीथिंग कहलाती है। और इसमें दो प्रकार की क्रिया होती है, हिंदी में कहते हैं इसे सांस लेना, या इसे हम कह सकते हैं श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास भी कह सकते हैं। इनहेलेशन को कहते हैं निःश्वसन और एक्सहेलेशन को उच्छ्वसन कहते हैं। इनके बारे में हम आगे डिटेल से देखेंगे। तो इनहेलेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का अंदर लेना और एक्सहेलेशन का मतलब होता है CO2 को बाहर छोड़ना। पहले प्रकार का ये हो जाएगा। सेकंड बात करें तो सेकंड होता है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, जिसे हम कहते हैं बाह्य श्वसन। इसे आगे हम चित्र द्वारा अच्छे से समझेंगे। और आगे तीसरा जो भाग होता है ये होता है इंटरनल रेस्पायरेशन। इंटरनल रेस्पायरेशन, अंतर श्वसन या आंतरिक श्वसन भी कहते हैं इसे। और चौथा जो होता है ये होता है कोशिकीय श्वसन। या सेलुलर रेस्पायरेशन। ये होते हैं सामान्यतः चार प्रकार। ब्रीथिंग, एक्सचेंज, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन यानी कि बाह्य श्वसन, इंटरनल रेस्पायरेशन यानी कि अंतर श्वसन, कोशिकीय श्वसन यानी कि सेलुलर रेस्पायरेशन। ये क्या करते हैं, हम अभी एक चित्र द्वारा अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि चित्र द्वारा बायोलॉजी में क्या होता है, कोई भी टॉपिक हो अगर उसमें नॉर्मली बात करें तो उस चित्र को हम अच्छे से समझ लेते हैं तो वो टॉपिक पूरा हमारे समझ में आ जाता है। और ऐसे हम नॉर्मली थ्योरेटिकल देखते हैं तो थ्योरेटिकल हमें बहुत हार्ड लगता है। यदि हम चित्र को अच्छे से याद कर लेते हैं वो टॉपिक हमारा अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो बायोलॉजी में आपको नॉर्मली पढ़ना है तो चित्र को जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा।
तो इसको हम एक चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। मैं सीधी एल्यूलाई बना देता हूं क्योंकि इसके ऊपर नॉर्मली आएगा नहीं, इतना बड़ा चित्र बनेगा। तो ये हो गई एल्यूलाई। एल्यूलाई या वायु कूपिका हो गई। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन तो इसके अंदर आती है और CO2 जो होती है ये इससे बाहर चली जाती है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, पहले प्रकार का जो हमने पढ़ा था वो ब्रीथिंग कहते हैं इसे। यानी कि ऑक्सीजन का अंदर लेना, यानी जो वायु कूपिका होती है उसमें ऑक्सीजन का आना एटमॉस्फेयर से, और एटमॉस्फेयर में CO2 का वायु कूपिका से बाहर निकल जाना क्या कहलाता, ब्रीथिंग कहलाता है। ऑक्सीजन का अंदर आना इनहेलेशन हो जाएगा, निःश्वसन हो जाएगा, जबकि CO2 का बाहर निकालना उत्सर्जन या एक्सेलेशन हो जाएगा। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे हार्ट होता है। मैं यहाँ पे हार्ट बना देता हूं, ये हो गया हार्ट। सबसे पहले क्या होता है, इधर से क्या होता है, जो अशुद्ध रक्त होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आता है। और हम जानते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कौन सी गैस होती है, तो इसमें क्या होती है, CO2 गैस होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त होता है इसके अंदर, और इसे हम वैसे कह देते हैं। और यहाँ पे नॉर्मली बात करें तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है ये तो इसमें उपस्थित होती है, CO2 यहाँ से इसमें चली जाती है, जो एल्विलाई होती है इसमें, और जो ऑक्सीजन होती है वो इसमें आ जाती है। तो आगे क्या हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन मिलते ही शुद्ध रुधिर कहलाता है। इसे हम क्या कह देते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या शुद्ध रुधिर हम कह सकते हैं इसे, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। देखो पहला तो हो गया ब्रीथिंग, दूसरा देखो यहां पर देखो आप, दूसरा प्रकार का यहां हो जाएगा, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन यानी कि बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन की बात करें तो इसमें क्या होता है, एल्यूलाई और जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, यानी कि वायु कूपिका वह जो केशिकाएं होती है, रुधिर केशिकाएं, इनके मध्य, रुधिर केशिकाओं के मध्य गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। यानी कि वायु कूपिका और जो ब्लड कैपिलरीज होती है इनके मध्य ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहलाता है। इसके बाद में देखो ये ऑक्सीजन यहाँ आ गई, और यहाँ से हम जानते हैं कि इससे क्या होती है, कुछ एओर्टा निकलती है यहाँ से, और जो जितने भी टिश्यू हैं और कोशिकाएं हैं उनके पास जाती हैं। यहाँ पे कोई सेल्स है, इसके पास में क्या होता है, पहले से ग्लूकोज उपस्थित होता है, और इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें ऑक्सीजन होती है। ये यहाँ पर ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेता है, और ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेता है, ATP बनता है, और ATP के साथ में CO2 बनती है। और अब होता क्या, ये जो CO2 होती है ये इसमें डाल दी जाती है, रुधिर में डाल दी जाती है यहाँ। और इसके बाद में इसे हम क्या कह देते हैं, अशुद्ध रुधिर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह देते हैं। ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें CO2 पाया जाता है। यहाँ पे जो गैसों का आदान प्रदान होता है इसे हम कहते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन। इंटरनल रेस्पायरेशन यानी कि आंतरिक श्वसन हम कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन है तो इस प्रकार से हो जाएगी कि ब्लड कैपिलरीज और जो टिश्यू या उत्तक होते हैं इनके मध्य गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, इंटरनल रेस्पायरेशन कहलाता है। यानी कि रुधिर केशिकाएं या रुधिर वाहिनियां और जो टिश्यू होती हैं इनके मध्य ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान क्या कहलाता है, आंतरिक श्वसन कहलाता है। अब चौथे प्रकार का जो बच गया वो होता है जो सेल्स के अंदर ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ में, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, जिसके फलस्वरूप ATP का निर्माण होता है।
ये जो क्रिया होती है ये कहलाती है सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन यानी कि कोशिकीय श्वसन कहलाता है, जो कि कोशिकाओं में संपन्न होता है। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के जो श्वसन होते हैं वो हम देखा है। सबसे पहले ब्रीथिंग यानी कि वायुमंडल और एल्यूलाई के मध्य क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान। दूसरा एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, ब्लड कैपिलरीज और एल्यूलाई के मध्य गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहलाता है। इसी प्रकार से फिर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं इनका टिश्यू के मध्य गैसों का आदान प्रदान इंटरनल रेस्पायरेशन कहलाता है। और इसके बाद में जो कोशिका है इसके अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी और CO2 का निर्माण होता है। ये जो क्रिया होती है जो कोशिका में संपन्न होती है, ये सेलुलर रेस्पायरेशन कहलाती है। अब आगे हम बात करते हैं ब्रीथिंग के विषय में। हम पढ़ते हैं कि ब्रीथिंग किस प्रकार से होता है। और ब्रीथिंग पढ़ने से पहले हमें जो स्ट्रक्चर होती है परशु का पिंजर या जो हम रिब केज बोलते हैं, उसकी स्ट्रक्चर हमारे क्लियर होनी चाहिए। परशु का पिंजर या रिब केज, इसे हम क्या कह देते हैं, थोरेसिक चैम्बर भी कह सकते हैं। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से पाई जाती है। देखो नॉर्मली हम ह्यूमन की संरचना देखें तो इस प्रकार से होती है। ये इस साइड भी मुंह किए हुए खड़ा है, यानी कि इस साइड भी मुंह है इसका। तो इसको हम ऐसे काट करके जो संरचना है वो देखते हैं कि किस प्रकार से हमें जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, उसकी संरचना हमें दिखाई देती है। तो एक बार इनकी हम संरचना देख लेते हैं कि किस प्रकार से होती है। तो पीछे की ओर हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या होती है, रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूं इस प्रकार से, ये हो गया वर्टिब्रल कॉलम या इसे हम कशेरुका कह सकते हैं, कशेरुका। प्रकार से एक गुहा उपस्थित होती है जिसे हम क्या कहते हैं, थोरेसिक गुहा या वक्ष गुहा कहते हैं, वक्ष गुहा कहते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं, फेफड़े उपस्थित होते हैं, यानी कि लंग्स उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। और ये जो बाहर वाला कवर होता है इसे हम कहते हैं पैराइटल प्लूरा। और ये जो अंदर वाला कवरिंग होती है, जो लंग्स की कवरिंग होती है, इसे हम कहते हैं विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा कह देते हैं। और इसके मध्य जो द्रव भरा रहता है, इस द्रव को कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड कह देते हैं, यानी फुफ्फुसीय द्रव कह देते हैं। तो वक्ष गुहा हो जाएगी। वक्ष गुहा की संरचना होती है, जो कवरिंग होती है वक्ष गुहा की, उसे पैराइटल प्लूरा कहते हैं। और जो लंग्स की कवरिंग होती है उसे विसरल प्लूरा कहते हैं। और इन दोनों के मध्य जो द्रव भरा रहता है उसे बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। अब क्या होता है, इसकी चारों ओर नॉर्मली बात करें तो रिब्स पाई जाती हैं। वो किस प्रकार से होती है वो एक बार देख लेते हैं हम। ये क्या होती है, गोलाकार होती हैं। हम काटते तो ऊपर से नॉर्मली एक हमें सही दिखाई देती है और सभी हमें आधी कटी कटी दिखाई देती हैं। इसी प्रकार से देखो ये उपस्थित होती है। इधर पीछे की ओर देखो, पीछे जुड़ा रहता है। ये रीढ़ की हड्डी पीछे होती है, पीछे जाकर के उसी से जुड़ जाती है। आगे की ओर यहाँ पे बात करें तो यहाँ होता है स्टर्नम। स्टर्नम होता है।
इसके नीचे की ओर क्या होता है, डायफ्राम होता है। इसके नीचे पाया जाता है डायफ्राम। यहाँ पे जब हम इसको निकालते हैं तो जो हमारी रिब्स होती हैं इसके नीचे डायफ्राम उपस्थित होता है। अब देखो इनके मध्य में क्या होता है, बहुत सारी पेशियां उपस्थित होती हैं। इसके मध्य में क्या होती हैं, पेशियां पाई जाती हैं। ये टोटल जो रिब्स होती हैं या पसलियां जो होती हैं, टोटल ये क्या होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं। 12 इधर 12 इधर होती हैं, इसके साथ में जुड़ी रहती हैं। और मध्य में जो पेशियां पाई जाती हैं इसे कहते हैं ICM यानी इंटरकोस्टल मसल्स, अंतरापश्चुक पेशियां। अंतरापश्चुक पेशियां हम इसे कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो इसमें देखो ऊपर की ओर क्या होता है, कशेरुकाएं होती हैं पीछे की ओर, और इसके आगे की ओर जो रिब्स होती हैं ये जुड़ी रहती है, टोटल संख्या में 12 होती है। ये जो होती है इसे हम कहते हैं स्टर्नम। इसे हम स्टर्नम कहते हैं। अब देखो जो पशु का पिंजर होता है सामान्यतः किन किन संरचनाओं से बना होता है, तो इसमें नॉर्मली बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें स्टर्नम होता है। स्टर्नम होता है और दूसरा पीछे की ओर जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो होता है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है वो मान लीजिए, या हम इसे कशेरुकाएं भी बोल सकते हैं। पीछे की ओर जो कशेरुकाएं होती हैं वो हो गई, या इसे वर्टिब्रल कॉलम कह देते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम कह देते हैं। और तीसरा जो होता है इसके अंदर रिब्स हो जाएगी, यानी कि पसलियां, और नीचे की ओर क्या होता है, डायफ्राम होता है। ये सभी संरचनाएं मिलकर के क्या बनाती हैं, पशु का पिंजर बनाती है या थोरेसिक चैम्बर का निर्माण करती हैं। स्टर्नम जो कि आगे वेंट्रली होता है, और इसके बाद में कशेरुक दंड या वर्टिब्रल कॉलम ये डोर्सली होता है, यानी कि पीछे की ओर होता है। रिब्स या पसलियां होती है, ये क्या होती हैं, लेटरली होती हैं, पार्श्व में पाई जाती हैं। और डायफ्राम होता है ये नीचे की ओर होता है। और इस प्रकार से ये पशु का पिंजर का निर्माण करती है, जिसमें हमारे जो लंग्स होते हैं ये सुरक्षित रहते हैं। ये तो हम स्ट्रक्चर देख ली इसकी आंतरिक संरचना की, किस प्रकार से ये जो रिब्स केज होता है या पशु का पिंजर होता है ये पूरे हमारे लंग्स को कवर किए हुए, जो यहाँ पे नजर आ रहा है। आगे की ओर एक हड्डी होती है, ये तो हो गई स्टर्नम, और साइड में जो हमें नजर आ रही है हड्डियां ये क्या होती है, रिब्स होती हैं। और पीछे की ओर क्या होगी, कशेरुक दंड हो गई या वर्टिब्रल कॉलम हो गया। ये चारों ओर से क्या करती है, फेफड़ों को ढके रहती हैं। ये क्या होती है, मुलायम ऑर्गन होते हैं, कोमल ऑर्गन होते हैं। इस कारण को इन्हें सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं ये, और इसे हम कहते हैं रिब केज या पशु का पिंजर। अब नेक्स्ट हम क्रियाविधि देख लेते हैं कि ब्रीथिंग की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है और इससे संबंधित क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। यानी कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग या श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि। श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि, या इसे हम कह सकते हैं कि सांस लेने की क्रियाविधि है वो किस प्रकार से होती है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इनहेलेशन की। दो प्रकार से होता है, एक तो एक्सेलेशन, इनहेलेशन और एक एक्सेलेशन। तो पहले हम इनहेलेशन की बात कर लेते हैं, या इसे हम इंस्पायरेशन भी कह सकते हैं। इसे इंस्पायरेशन भी कहते हैं, हिंदी में इसे निश्वसन कहते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, सामान्यतः हम कह सकते हैं इसे हम क्या कहते हैं, सांस लेना। सांस क्या होता है, अंदर लेना या ऑक्सीजन को अंदर लेना। सांस अंदर लेना या ऑक्सीजन को अंदर लेना क्या कहलाता है, निश्वसन कहलाता है। और इसकी क्रियाविधि के लिए एक हम चित्र द्वारा इसे हम समझ लेते हैं। ये हो गई रिब्स, सॉरी स्टर्नम, और इसके चारों ओर क्या होती हैं,
रिब्स पाए जाते हैं बहुत सारी। ये पीछे की ओर घूम करके वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी रहती है। टोटल संख्या में 12 जोड़ी होती हैं ये टोटल 12 जोड़ी होती है। मध्य में जो स्टर्नम होता है वो होता है, इसमें पाए जाते हैं। इसके नीचे की ओर जो रिब्स हैं, इसके नीचे की ओर क्या होते हैं, हमारे लंग्स उपस्थित होते हैं। ये लंग्स होते हैं इसके नीचे की ओर। और इनके जो मध्य होती है रिब्स, इनके मध्य क्या होता है कि पेशियां पाई जाती हैं। इनके मध्य पेशियां पाई जाती हैं। और यहां पे इसके नीचे की ओर क्या होता है, डायफ्राम उपस्थित होता है। ये क्या होता है, थोड़ा वक्राकार होता है, इस प्रकार से पाया जाता है। ये होता है डायफ्राम। और ये हो गई बाह्य अंतरापरशु पेशियां। बाह्य अंतरापरशु पेशियां या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हो गई। और ये रिब्स हो गई। और अंदर की ओर ये लंग्स हो गई। वैसे दिखाई नहीं देते, मैं सिर्फ इसको देखने के लिए इनको लंग्स को अंदर की ओर बनाए हैं। अब शुरुआत में होता क्या है, नॉर्मली बात करें तो इनहेलेशन को हम क्या कह देते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेना या सांस को अंदर लेना ही इनहेलेशन या निःश्वासन कहलाता है। तो ये क्रिया होती कैसे, ऐसा तो होता नहीं है कि सामान्यतः हम खड़े हैं तो ऐसे ही ऑक्सीजन अंदर प्रवेश कर गई, ऐसा तो कभी नहीं होता। कुछ ना कुछ क्रिया इसके लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। तो वो किस प्रकार से होती है इसको देखते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो यहाँ पर आपको इंटरकोस्टल मसल्स दिखाई दे रही है, यानी कि बाह्य अंतरापरशु पेशियां। बाह्य अंतरापरशु पेशियां और साथ में आपको क्या दिखाई दे रहा है, डायफ्राम दिखाई दे रहा है। बाह्य अंतरापरशु पेशियां एवं डायफ्राम, इनमें क्या होता है, संकुचन की क्रिया होती है। बाह्य अंतरापरशु पेशियां एवं डायफ्राम में संकुचन होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया होती है, संकुचन की क्रिया होती है। और इस संकुचन के फलस्वरूप क्या होती है, जो बाह्य अंतरापरशु पेशियां होती है, बाह्य अंतरापरशु पेशियां ये तो क्या हो जाती हैं, बाहर की ओर निकल आती हैं। बाहर की ओर निकल आती हैं, जबकि जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम संकुचन के कारण क्या होता है, डायफ्राम नीचे की ओर गति कर जाता है। देखो इसको आप थोड़ा अच्छे से समझ लेना, क्योंकि क्रियाविधि नॉर्मली जो बोर्ड के एग्जाम है उनमें बहुत बार पूछी जाती है। इनके डायफ्राम में संकुचन होता है तो ये नीचे की ओर आ जाता है, और बाह्य अंतरापरशु पेशियां होती है, ये बाहर की ओर निकल आती है। देखो इनकी बाह्य अंतरापरशु पेशियां क्या हो जाती है, संकुचन के कारण बाहर आ जाती है, और डायफ्राम क्या होता है, संकुचन के कारण नीचे की ओर आ जाता है। ये एकदम से क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। इस प्रकार से ये सीधा हो जाता है, ये पोजीशन आ जाती है। और इस कारण से क्या हो जाता है, ये बाहर की ओर निकलेगी। जो अंतरापरशु पेशियां होती हैं ये बाहर की ओर निकलेगी तो अंदर का आयतन बढ़ जाएगा, और जो डायफ्राम होता है ये नीचे की ओर जाएगा। तो ये नीचे की ओर जाएगा तो अंदर की जगह क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस कारण से अंदर का आयतन बढ़ जाएगा। यानी कि इन दोनों कारणों के कारण वक्ष गुहा व फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाता है। डायफ्राम और जो बाह्य अंतरापरशु पेशियां है, इन दोनों के संकुचन के कारण ये क्या करती हैं, डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है, अंतरापरशु पेशियां बाहर की ओर गति करती है।
और इस कारण से इनके आयतन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है। और आयतन बढ़ जाने के कारण क्या हो जाता है, अंदर का जो वायु दाब होता है वो कम हो जाता है बाह्य वातावरण के दाब की तुलना में। तो आयतन बढ़ जाने के कारण क्या होता है, जो वक्ष गुहा व फेफड़ों का वायु दाब वातावरणीय दाब की तुलना में कम हो जाता है, यानी कि जो वक्ष गुहा और फेफड़ों का इनका आयतन बढ़ जाने के कारण जो वायुमंडलीय दाब होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कम हो जाने के कारण क्या हम जानते हैं कि जो वायु हमेशा क्या होती है, अधिक दाब से कम दाब की ओर गति करती है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि वायुमंडल से जो एयर होती है वो कहाँ चली जाती है, फिर जो नासा मार्ग है, नासा मार्ग से फिर फेरिंग्स और इनके द्वारा फिर जो श्वास नली है इनके माध्यम से फेफड़ों में पहुंच जाती है। यानी कि इस प्रकार से इसमें क्या होता है, निःश्वसन की क्रिया होती है कि सबसे पहले जो क्या होता है, बाह्य जो अंतरापरशु पेशियां और जो डायफ्राम होता है इनमें संकुचन होता है। संकुचन होने के कारण अंदर का जो आयतन होता है वो आयतन बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ने से क्या हो जाता है, अंदर का जो दाब होता है वो कम हो जाता है बाह्य वातावरणीय दाब की तुलना में। अब क्या होता है, हमेशा जो वायु होती है वो अधिक दाब से कम दाब की ओर गति करती है, और इस कारण से वायु ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, बाह्य वायुमंडल से वायु अंदर प्रवेश करके फेफड़ों में आ जाती है, और इस प्रकार से निःश्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनहेलेशन, एक्सहेलेशन या उच्चश्वसन की क्रिया की हम बात कर लेते हैं। एक्सहेलेशन या इसे हम कह देते हैं एक्सपायरेशन, एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन, या इसे हम उच्च श्वसन भी कहते हैं। इसे उच्च श्वसन भी कहा जाता है। सेम वैसा ही चित्र इसमें आ जाएगा, यानी कि उसकी क्या हो जाएगी, उल्टी प्रोसेस हो जाएगी सामान्यतः। ये वो हो जाएगा, ये डायरेक्ट जो स्टोनम हो जाएगा, ये बाह्य अंतरापरशु पेशियां हो जाएगी, और नीचे ये हो जाएगा डायफ्राम। देखो उसमें एक चीज आपको ये और ध्यान में रखनी है कि जो इंस्पायरेशन होता है, निःश्वसन होता है, वो क्या होती है कि एक्टिव यानी कि सक्रिय क्रिया होती है, सक्रिय क्रिया होती है, एक्टिव प्रोसेस होती है। और कारण क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस वो होती है जिसमें एनर्जी खर्च होती है, तो उसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च होती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है निःश्वसन करने के लिए, ये आपको उसमें ध्यान में रखना। जबकि जो एक्सेलेरेशन होता है ये एक पैसिव क्रिया है, यानी कि निष्क्रिय क्रिया है, पैसिव प्रोसेस है, इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें नॉर्मली बात करें तो किसी प्रकार का कोई संकुचन नहीं होता है। जो संकुचित अवस्था में थे, और संकुचित अवस्था में कौन कौन सी थी, इसमें तो बाह्य अंतरापरशु पेशियां हो जाएगा, बाह्य अंतरापरशु पेशियां, और दूसरा साथ में जो डायफ्राम होता है ये भी क्या होता है, संकुचित अवस्था में था। अब ये दोनों क्या हो जाते हैं, रिलैक्स अवस्था में आ जाते हैं, शिथिल अवस्था में आ जाते हैं, या सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। यानी कि निःश्वसन की क्रिया के फलस्वरूप डायफ्राम और जो अंतरापरशु पेशियां हैं ये क्या थी, संकुचित अवस्था में थी। तो अब इसमें क्या होता है, ये दोनों ही क्या हो जाती है, शिथिल अवस्था में आ जाती है, और शिथिल अवस्था में आते ही क्या हो जाता है, ये डायफ्राम होता है ये ऊपर की ओर गति करता है,
और जो अंतरापश्चुक पेशियां होती हैं ये बाहर से क्या हो जाती है, अंदर की ओर गति करती हैं, और ये ऊपर की ओर गति करता है, ये अंदर की ओर गति करती है। तो इस कार्य से क्या हो जाता है, आयतन में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। और आयतन में कमी आ जाएगी तो ये ऊपर से दाब लगाएगी, ये नीचे से दाब लगाएगी, यानी कि दाब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। जो वायुमंडलीय दाब है उसकी तुलना में वक्ष गुहा व जो फेफड़े होते हैं, वक्ष गुहा व फेफड़ों में वायु दाब अधिक हो जाता है। वायुमंडलीय दाब की तुलना में आयतन में कमी होने के कारण वक्ष गुहा व फेफड़ों में वायुमंडलीय जो दाब होता है उसकी तुलना में यहाँ का दाब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि जो वायु होती है हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर गति करती है। तो यहाँ से फिर ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, जो वायु होती है सीधे बाहर वातावरण में चली जाती है या वातावरण में निकल जाती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे निःश्वसन के फलस्वरूप जिसमें अंतरापश्चुक पेशियां और जो डायफ्राम इनमें संकुचन हुआ था, ये उस श्वसन में या एक्सेलेरेशन में क्या हो जाती है, सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। और सामान्य अवस्था में आने के कारण क्या होता है, जो डायफ्राम होता है ये ऊपर की ओर गति करता है और जो अंतरापश्चुक पेशियां ये अंदर की ओर मूवमेंट करती है। तो इस कारण से अंदर की ओर दबाव उत्पन्न होता है और दाब उत्पन्न होने के कारण अंदर का जो आयतन होता है वो आयतन जो होता है वो कम हो जाता है। आयतन कम होने के कारण जो अंदर का दाब हो जाता है वो दाब अधिक हो जाता है, और दाब अधिक होता है वो दाब वायुमंडलीय दाब से भी अधिक हो जाता है। इस कारण से जो अंदर की वायु होती है वो फेफड़ों से श्वास नली और फिर नासा मार्ग के माध्यम से बाहर वायुमंडल में चली जाती है। इनहेलेशन या इंस्पायरेशन की क्रिया के फलस्वरूप हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। इस प्रकार से ये ब्रीथिंग की क्रिया होती है, यानी कि सांस लेने की क्रिया होती है जिसमें एक्सेलेरेशन और इनहेलेशन की क्रिया संपन्न होती है, निःश्वसन या उच्छ्वसन। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी कि गैसों के आदान प्रदान की क्रियाविधि को देखेंगे। यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।